हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज। कैसे हो आप सब लोग और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है ये मुझे जरूर से बताइएगा। हम बात कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में और उसमें हम बात कर रहे थे, पहले चैप्टर हमने खत्म कर लिया। अब मैं दूसरा चैप्टर लेने वाली हूँ विच इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। यस बच्चों, हम नीट 2026 के रिविजन सीरीज में वन शॉट में ये सब करते जा रहे हैं और अब हम बायोटेक्नोलॉजी यूनिट पे आए हैं। सारे चैप्टर जो आपने अगर किए नहीं है, पहले से नहीं करे हैं, तो वो गो थ्रू कर लीजिए प्लेलिस्ट में जाके। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले, विच इज दी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके बच्चों देखो, बायोटेक्नोलॉजी का रोल, उसका प्रिंसिपल हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि क्या होता है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी होता है जिसमें हम डिजायर कैरेक्टर को वहां से पिक करके जहां जिस भी मतलब होस्ट के अंदर में प्रोड्यूस करना है वो हम कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या टूल्स की जरूरत है वो सब हम कर चुके हैं। यहाँ पे हम देखेंगे उन टूल्स को कहाँ यूज कर सकते हैं। ओके तो मैंने कुछ चीजें हाईलाइट करी है। आई वांट कि आप भी अपनी एनसीईआरटी में ये चीजें हाईलाइट करिए और उसके बाद आप आगे प्रोसीड करिए। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया है कि 3 क्लिनिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के 3 क्लिनिकल रिसर्च एरिया है। क्या क्या है यहाँ पर? पहला है इट इज दी providing the best catalyst in the form of improved organism, usually a microbe or a pure enzyme। ठीक है, ओके तो बेस्ट कैटलिस्ट हमें प्रोवाइड करना है एक इंप्रूव ऑर्गेनिज्म में, जनरली एक माइक्रोब या हमें एक प्योर एंजाइम की जरूरत है। नेक्स्ट है कि क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। अब मैंने कैटलिस्ट तो देख लिया, मुझे जो चाहिए मैंने वो बना लिया, बट उसके बाद मुझे क्या चाहिए कि कैटलिस्ट को एक अच्छा सा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करूं सो दैट कि वो अच्छे से काम कर पाए। एंड थर्ड वन इज की डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्यूरिफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब इससे मैंने प्रोडक्ट तो बनाया बट मुझे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग भी चाहिए कि इन प्रोडक्ट को प्रॉपरली आइसोलेट कर पाए पूरी तरह से और प्योरीफाई कर पाए। देखो बच्चों, ये सब चीजें हम एक तरह से हमारे प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट ले लेते हैं विथ बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। सबसे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन देख रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या क्या एप्लीकेशन में है। पहला है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर क्या बोल रहा है कि हमने फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं और उसके थ्रू हम क्या करते हैं एग्रीकल्चर में ईल्ड को एनहांस कर लेते हैं, राइट, फर्टिलाइजर यूज करके, बट इट इज नॉट गुड क्योंकि ये केमिकल है। सेकेंड हम ले सकते हैं ऑर्गेनिक कल्चर के लिए हम जा सकते हैं। ऑर्गेनिक के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कोई भी केमिकल तो यूज नहीं कर रहे हैं, बट बच्चों इसमें होता क्या है ना, ऑर्गेनिक में जो प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो होता है, उसके साथ साथ जो ईल्ड होती है वो भी हमारी बहुत स्लो होती है, तो उसकी वजह से भी हम सही से इसमें नहीं कर पाते हैं। थर्ड हम आ जाते हैं विच इज दी जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। अब इसमें हम क्या करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू एग्रीकल्चर करेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर हमें जो प्रोड्यूस करना है वो करेंगे और लार्ज स्केल पे भी प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ये 3 क्या हो गए बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है, तो उसमें हम किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी यूज हो रही है। तो पहले 2 मेथड जो है उसको हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, थर्ड मेथड की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं रीड करना चाहूंगी। द ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई बट येट इट वॉज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। वो वही कह रहा है कि हमने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के थ्रू, ठीक है, हमने फूड सप्लाई कर दिया ज्यादा, बट फिर भी ग्रोइंग पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, राइट। इंक्रीज यील्ड हैव पार्शियली बीन एबल पार्शियल ड्यू टू द यूज ऑफ इम्प्रूव क्रॉप वेराइटीज। ठीक है, ये जो यील्ड है ये सिर्फ जो क्रॉप वैरायटी है इन्हें इंप्रूव करने की वजह से ये यील्ड बढ़ी है, बट मेनली ड्यू टू द यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल लाइक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज करने से, विच इज नॉट गुड। However, for farmer in the developing world, agrochemical are often too expensive as well। ये जो पेस्टिसाइड्स और केमिकल है ना, ये बहुत एक्सपेंसिव भी है, ये इतने ज्यादा चीप में नहीं आते हैं। एंड फर्दर इंक्रीज इन यील्ड विद एग्जिस्टिंग वैरायटी आर नॉट पॉसिबल, राइट। उसके बाद उसका इंक्रीज करना एग्जिस्टिंग वैरायटी के साथ वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। किसके थ्रू? कन्वेंशनल ब्रीडिंग के थ्रू। नॉर्मल एग्रीकल्चर जो हम करते आ रहे हैं, हम कोई केमिकल यूज ना करें, नॉर्मली हम प्रोसेसिंग करें, तो उसके थ्रू ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो वो क्या कह रहा है, इज देयर एनी ऑल्टरनेट पाथ दैट आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स कैन शो दैट फार्मर में ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड प्रोड्यूस कर सके फ्रॉम द फील्ड। इज देयर अ वे? तो अब बात कर लेते हैं क्या वे है। तो यहाँ पे देख लिए हमारे पास आ जाता है प्लांट्स
बैक्टीरिया, फंगाई एंड एनिमल whose gene have been altered by manipulation, इन्हें हम क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों से, अच्छे से बॉक्स बना ही लो, मैं बॉक्स ही बना देती हूँ। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। क्या, सिंपल सी चीज समझना, कोई भी ऑर्गेनिज्म उसके अंदर बाहर से हम क्या कर रहे हैं, बाहर से अगर हम कोई यहाँ इसके अंदर डीएनए हम इंसर्ट कर रहे हैं, ओके, एक मिनट रुको बच्चों। तो हाँ, तो बाहर से अगर हम इसमें कोई डीएनए इंसर्ट कर रहे हैं, तो अब ये ऑर्गेनिज्म कैसा कहलाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्लियर है ये वाली चीज, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसकी वजह से क्या क्या हेल्प हुई है हमें, वो ले लेते हैं। पहला, इसने क्या कर दिया, इट मेड द क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। जितने भी ड्रॉट कंडीशन है, या बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है, या सॉल्टी कंडीशन है, बहुत हीट है, उस चीज में इसने हमें हेल्प किया। नेक्स्ट है, इट रिड्यूस द रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। केमिकल पेस्टिसाइड्स पे हमारा रिलायंस कम हो गया है, ओके। और इसको थोड़ा सा मैं एनहांस करती हूँ, ठीक है, ओके, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, इट हेल्प टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। अब देखो होता क्या है ना, एग्रीकल्चर हमने बना तो लिया, बट इसके तरह थ्रू हमने क्रॉप तो पैदा कर ली है, बट इससे बहुत सारी क्रॉप को हम लॉस से प्रिवेंट नहीं कर पाते, बनने के बाद भी बहुत सारी क्रॉप जो है वो लॉस हो जाती है। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय द प्लांट, दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी मिनरल यूजेस की वो बढ़ा देते हैं। एंड एनहांस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, जैसे कि विटामिन ए रिच राइस, ओके, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये विटामिन ए रिच राइस जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड गोल्डन राइस। क्या बोलते हैं बेटा, गोल्डन राइस है। इस राइस का सी होता क्या था, बिकॉज राइस जो है वो कोस्टल एरियाज जो है वहां पे राइस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड सोर्स है। तो जब क्या करते हैं, कोस्टल वाले एरिया के लोग जो इतने ज्यादा खाते हैं, तो उनको विटामिन ए नहीं मिल पाता है, उसकी वजह से उन्हें नाइट ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम होता है। उस केस में हमने क्या किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू विटामिन ए को लिया और इस राइस के अंदर इंसर्ट कर दिया। अब क्या हुआ, ये राइस विटामिन ए रिच हुआ, अब वो लोग जो खाएंगे तो उन्हें विटामिन ए भी मिलेगा। इस राइस को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन, क्योंकि गोल्डन कलर जैसा ही रहता है ये, तो हम इसे गोल्डन राइस बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर लो, चाहो तो इसके साथ में ही लिख दो गोल्डन राइस, ओके। चलो बच्चों आगे बात करते हैं, क्विकली हम खत्म करने वाले हैं इस चैप्टर को, तो लास्ट तक इसे करना मेरे साथ, ताकि हम पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर सके, ठीक है ना। एक मिनट रखिए बस, यस, लेट्स गो फर्दर नाउ। अब क्या कह रहा है कि हम देखो, मेनली अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो वहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही क्या आता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है पेस्ट का लॉस, ठीक है। पेस्ट जो है उनको, सॉरी आई एम सो सॉरी, पेस्ट का अटैक, ठीक है, कि प्लांट्स जो है उन्हें हमें प्रोटेक्ट करना होता है पेस्ट से। तो यहाँ पे देखिए वही कर रहे हैं। कुछ एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पेस्टिसाइड्स का यूज हम बहुत कम कर सकते हैं, ओके। उसमें पहला क्या आता है, इट इज बीटी टॉक्सिन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ओके, ये अंडरलाइन करना है, बॉक्स बनाना है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। देखो ध्यान से समझो, ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर बीटी टॉक्सिन बनता है, मतलब इसके पास एक जीन होता है जिसको हम बोलते हैं क्राई जीन, और ये क्राई जीन जो है ये कुछ क्राई क्रिस्टल बनाता है, ठीक है, क्रिस्टल बनाता है, ये टॉक्सिन का काम करता है, इसलिए हम इसको बीटी टॉक्सिन बोलते हैं, ओके। बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन फ्रॉम द बैक्टीरिया and been expressed in plant to produce resistance to insect without the need for insecticide। तो अब हमने क्या किया, ये जो टॉक्सिन है ना, ये पेस्ट के अगेंस्ट काम करता है, पेस्ट को मार डालेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको जीन को उठा के प्लांट में डाल देंगे। अगर कोई पेस्ट उस प्लांट पे अटैक करेगा तो ये प्लांट ही उसे मार देगा, पेस्टिसाइड की हमें जरूरत ही नहीं है, ओके, यस। तो क्या क्या यहाँ पे अभी तक क्रिएट कर चुके हैं, लाइक बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, ठीक है, राइस हो गया, बीटी टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन, यस।
अब बच्चों हम बात करेंगे पहला जो हमारा एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल लिया है विच इज बीटी कॉटन। तो हमने क्या किया, एक सिंपल सा फंडा है, कॉटन के प्लांट में ये वाला जीन डाल दिया। कौन सा जीन डाल दिया, क्राई जीन डाल दिया। ओके, अब ध्यान रखना जो मैंने यहाँ पे येलो किया ना, आपके एनसीईआरटी में भी करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या किया, बैसिलस thuringiensis जो है ये क्या करता है, कुछ ऐसे क्रिस्टल जो मैंने भी आपको बताया, वो क्या करता है, इंसेक्ट्स को मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे कैटेगरी याद रखिए, लेपिडोप्टेरन, उसके अंदर क्या क्या आता है, टोबैको बडवर्म एंड आर्मी वर्म। यस, आपको पूछा जा सकता है कि बीटी कॉटन में किसके अगेंस्ट वो काम करता है, या कौन सा जो पेस्ट है उसके अगेंस्ट वो काम करता है। तो आपका आंसर आएगा, एक तो लेपिडोप्टेरन आएगा, कोलियोप्टेरन आएगा जिसमें बीटल आ जाएगा, एंड डिप्टेरन फ्लाइज और मस्किटोज आ जाएंगे। क्लियर है बच्चों, कोलियोप्टेरन, डिप्टेरन एंड लेपिडोप्टेरन। ठीक है, ये तीन कैटेगरी आप अच्छे से ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आता ही है, नीट का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। तो क्या कर रहा है वो, अब मैं इसको समझा देती हूँ, बीटी कॉटन काम कैसे करता है। यस, ये हम बात करते हैं। हमने क्या लिया, बीटी बैसिलस thuringiensis, उससे जीन लिया जिसका नाम क्या है, क्राई जीन है। ये क्राई जीन जो है ये क्या बनाता है, क्राई क्रिस्टल बनाता है। हमने इस जीन को उठाकर और कहाँ डाल दिया, इसको डाल दिया कॉटन के प्लांट में। कहाँ डाल दिया, कॉटन के प्लांट में। अब इसकी खासियत क्या है इस जीन की, ये जो क्रिस्टल है ना ये अभी इनएक्टिवेट है। क्या है ये, इनएक्टिवेट है। जैसे ही इसको अल्कलाइन पीएच मिलता है ये एक्टिवेट हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो जब भी इस कॉटन के प्लांट पे, तो मान के चलो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज आवर कॉटन प्लांट। ठीक है, इस प्लांट के ऊपर जैसे ही एक क्या अटैक करेगा, कोई पेस्ट अटैक करेगा, तो समझो ये हमारा पेस्ट आया। ठीक है, ओके, इसका ये क्या है, अंदर का गट है। इसने जैसे ही इसको खाया, ये जो लेपिडोप्टेरन जो क्राई जीन है, क्राई क्रिस्टल्स है, वो इसके अंदर जाएंगे। ये इसकी गट में जाके क्या करते हैं, पोर्स क्रिएट कर देते हैं। बच्चों ध्यान रखना, पोर्स क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी गट में बहुत ज्यादा वाटर अंदर जाता है और एट लास्ट इसकी गट क्या हो जाती है, बर्स्ट हो जाती है। समझे, एट लास्ट क्या हो गया, इसकी गट बर्स्ट हो गई बच्चों। ओके, यहां ध्यान रखना, इसकी गट में कैसा एटमॉस्फेयर है, एल्कलाइन पीएच है, तो इसकी वजह से एक्टिवेट होता है। क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये प्लांट को भी तो मार सकता है, प्लांट में ऐसा कुछ एटमॉस्फेयर नहीं है, अल्कलाइन पीएच मिलेगा तभी ये एक्टिवेट होगा, इसलिए इंसेक्ट को ही किल करेगा, क्योंकि इसके अंदर अल्कलाइन पीएच मिलता है, उसकी वजह से बस्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन जो आता है आपका, ये जो क्राई जीन है ना बच्चों, इस क्राई जीन की दो वेराइटी है। ओके, एक आ जाता है विच इज दी, ओके, एक आ जाता है जिसको हम बोलते हैं क्राई 1AB, और दूसरी है, देखो क्राई 1AB याद करने का तरीका, क्राई 2AB लिख देंगे, क्राई 2AB लिख देंगे। ठीक है, ओके, और इसके साथ ही यहाँ पे अब क्राई 1AC, याद ऐसे ही करना, नहीं तो याद नहीं हो पाएगा। क्राई 1AB, दूसरा क्या हुआ, क्राई 2AB, और उसके बाद AC आता है तो क्राई 1AC। ओके, अब देखो ये दो है, बड़ा है, तो ये किसके अगेंस्ट काम करता है, ये काम करता है अगेंस्ट कॉटन बॉल वॉर्म। याद रखेंगे, कॉटन बॉल वॉर्म के अगेंस्ट काम करता है। और ये छोटा है तो ये किसके अगेंस्ट काम करता है, कॉर्न बोरर, कॉर्न बोरर। यस, याद रहेगा, कॉटन बॉल वॉर्म एंड कॉर्न बोरर। क्लियर है बच्चों, ओके, इस तरह से क्राई जीन काम करते हैं। राइट, तो दैट्स ऑल, है ना, यहाँ पे ही हो गया है। थोड़ा बहुत जो अंडरलाइन आपको करना है कि ये इसके सरफेस जो मिडगट है, जो क्या है, मिडगट है, उस मिडगट की एपिथेलियम में जाके बहुत सारे पोर्स क्रिएट कर देती है। ओके, एंड उसकी वजह से लाइसिस होता है और इवेंचुअली इंसेक्ट जो है वो डाई हो जाता है। यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है इसे आप एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, ये आपको पूछा जाता है। क्लियर है बच्चों, ठीक है, क्लियर है ना। तो चलो नेक्स्ट ले लेते हैं विच इज दी आरएनए इंटरफेरेंस।
एग्रीकल्चर में दूसरा एप्लीकेशन है। क्या होता है ये आरएनए इंटरफेरेंस? ओके, पहले एक चीज समझो, एक प्लांट जिसकी हम बात कर रहे हैं विच इज दी टोबैको प्लांट। ओके बच्चों, टोबैको प्लांट जो है इसके ऊपर एक पेस्ट अटैक करता है और उस पेस्ट का नाम क्या है? जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो सब यहाँ पे लिख रही हूं मैं। पेस्ट का नाम है मिलोइडी गाइनी इनकोग्निशिया। ओके, याद रखना है नाम मिलोइडी, यस, ये मिलोइडी गाइनी इनकोग्निशिया। ये पेस्ट जो है ये एक निमेटोड है। ये क्या है? एक निमेटोड है। सारे क्वेश्चन ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन वाली चीजें बता रही हूं मैं। ओके, ये जो पेस्ट है ये टोबैको की किसको अटैक करता है? ये रूट पे अटैक करता है। क्या करता है? रूट पे अटैक करता है और उसकी वजह से टोबैको की जो ईल्ड है वो क्या हो जाती है? ड्रॉप हो जाती है। ठीक है बच्चों, टोबैको की ईल्ड क्या हो गई? ये ड्रॉप हो गई। अब हमें इस चीज को प्रोटेक्ट करना है तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। क्या है ये टेक्नोलॉजी, उसकी बात करते हैं। देखिए, कोई भी ये चीज समझो, कोई भी जो जीन है, राइट, उस जीन को एक्सप्रेस करना है अगर, ओके, अगर मुझे इस जीन को एक्सप्रेस करना है तो वो कैसे एक्सप्रेस होगा? यू रिमेंबर सेंट्रल डॉगमा इफेक्ट, याद है? तो उसमें क्या करता है? डीएनए से डीएनए, बट डीएनए से फिर क्या बनता है? आरएनए बनता है। कौन से प्रोसेस के थ्रू? इट इज थ्रू दी ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, किसके थ्रू बनता है? ट्रांसक्रिप्शन। अब ये जो आरएनए है, ये आरएनए क्या करता है? ट्रांसलेशन करता है और उसके थ्रू एट लास्ट क्या बना देता है? प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। ये क्लियर हुआ है ना? ओके, अब इसने प्रोटीन तो बना दिया, बट अगर हमने क्या किया? इस आरएनए को ब्लॉक कर दिया। यहीं पे ही हम क्या कर देते हैं? आरएनए को ब्लॉक कर दें और उसको एक्सप्रेस ही नहीं होने दें, डू नॉट एक्सप्रेस, तो ये क्या हो जाएगा? इट इज आरएनए इंटरफेरेंस। इट इज आरएनए इंटरफेरेंस। यहां तक समझ आया? अब इसको ब्लॉक कैसे करते हैं उसकी बारे बात की जाती है। ठीक है, जो भी जिसके अगेंस्ट भी हमें काम करना है, जैसे मैं यहां पे बात कर रही हूं निमेटोड जो है, इस निमेटोड का जीन जो क्या करता है? एमआरएनए बनाएगा और एमआरएनए क्या बनाएगा? कोई प्रोडक्ट बनाएगा। ये प्रोडक्ट ही क्या कर रहा है? डिजीज कॉज कर रहा है। किसके अंदर? टोबैको के अंदर कर रहा है। ठीक है, हमने क्या किया? इस जीन का कॉम्प्लीमेंट्री, क्या किया हमने? इस जीन का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाया। ठीक है, बट इस आरएनए के दोनों स्ट्रैंड बनेंगे, सेंस भी बनेगा, एंटी सेंस भी बनेगा, यानी कि क्या बना? डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। ठीक है, ये यानी कि दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। बच्चों ये याद रखना, ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। यही यहाँ पे सबसे बड़ा एक अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। ओके बच्चों, अब वो क्या कह रहा है कि इसने बना लिया ना, इसको हमने क्या कर दिया? प्लांट के अंदर इंसर्ट कर दिया। हमने इंसर्ट कर दिया प्लांट के अंदर। आगे जाके डबल स्टैंडर्ड आरएनए इसके बहुत और भी मतलब ये ब्रेक होता है। ठीक है, ब्रेक करके ये स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए बनाता है। या आप ऐसे समझ लो आरएनए के छोटे छोटे पीस है जो कुछ क्या स्लाइसर एंजाइम के साथ अटैच होते हैं। सी ये सब चीजें हमारे नहीं है डिटेल में, बट ठीक है आपको पता होना चाहिए। और एट लास्ट ये एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं रिस्क कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? रिस्क कॉम्प्लेक्स, आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये रिस्क कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? ये जाएगा जो हमारा निमेटोड है, जो हमारा क्या है यहाँ पर निमेटोड है, इस निमेटोड ने क्या बनाया? अपना एमआरएनए बनाया। ये एमआरएनए पे जाएगा और उसे जाके क्या कर देगा? चॉप कर देगा। क्या कर देगा? चॉप कर देगा। एंड कोई एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। एक्सप्रेशन नहीं हुआ तो निमेटोड डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा। समझ आ रहा है बच्चों क्या बोल रहा है? मैं वापस से बता रही हूं, आरएनए इंटरफेरेंस समझ लेना, आरएनए के एक्सप्रेशन में इंटरफेयर करना। एक सिंपल सी लैंग्वेज में बता रही हूं, आरएनए के एक्सप्रेशन में इंटरफेयर करना कि जो प्रोडक्ट हमारे लिए हानिकारक है, जो हमारे लिए हार्मफुल है, उसका एक्सप्रेशन ही नहीं होने देना है, उसको वहीं स्टॉप कर देना है। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, बट यहाँ पे किसके थ्रू कर रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना के। वो आरएनए क्या करता है? एक रिस्क कॉम्प्लेक्स बनाता है जो चॉपिंग का काम करता है और चॉप कर देता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे चाहूंगी कि ये थोड़ी सी चीज आप फोकस में रखो कि क्या बोल रहा है वो
द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, जो ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए हम बोल रहे हैं ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए आया कहां से, मतलब जो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए है ये आया कहां से, वो कह रहा है इट कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय वायरस हैविंग आरएनए जीनोम। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बन सकता है, वायरस से मिल सकता है जिसके पास आरएनए जीनोम हो, या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट यानी कि ट्रांसपोजोन्स। यू नो ट्रांसपोजोन, ये मैं आपको प्रिंसिपल में भी पढ़ा चुकी हूँ। कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास होती है कि पावर कि वो यहां से जंप करके किसी दूसरे सेगमेंट में जाके अटैच हो जाते हैं, तो उन्हीं की यहाँ पे बात कर रहा है, दैट रेप्लिकेट बाय आरएनए इंटरमीडिएट। ओके, ये ट्रांसपोजोन्स जो है आरएनए इंटरमीडिएट के थ्रू रेप्लिकेट करते हैं। फिलहाल आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो वायरस के थ्रू जिसका आरएनए जीनोम हो, या फिर ट्रांसपोजोन के थ्रू ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए हमें मिलते हैं, मतलब दिस इज द सोर्स। ठीक है, दिस इज द सोर्स। क्लियर है बच्चों यहां तक? ओके, एक और क्वेश्चन अच्छा वाला मिला। यस, कि ये निमेटोड स्पेसिफिक जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, हम इसको होस्ट प्लांट यानी कि टोबैको के अंदर किसके थ्रू इंसर्ट कराएंगे? एग्रोबैक्टीरियम। अब अगर आपने इससे प्रीवियस चैप्टर अच्छे से पढ़ा है ना, तो आपको पता होगा कि प्लांट के लिए हम कौन सा वेक्टर यूज करते हैं, हम एग्रोबैक्टीरियम ही यूज करते हैं। तो एक और क्वेश्चन, तो समझ आए क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर बन गए आपके बच्चों? एक तो ये वाला बन गया, रूट पे अटैक करता है, टोबैको पे अटैक करता है, मेलोइडिगाइनी है, निमेटोड है, आरएनए इंटरफेरेंस पे हम बात कर रहे हैं, राइट। डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए का सोर्स क्या है वो बात कर ली हमने, और ये एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर के थ्रू हम इसको उसमें प्लांट के अंदर डालते हैं। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं। तो देखो हमने क्या किया, हमने बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन देखा एग्रीकल्चर के अंदर। अब हम बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कहां पे देख रहे हैं? मेडिकल के अंदर देख रहे हैं, मेडिसिन में क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा बड़ा यूज जो है आपका वो क्या है यहां पर बायोटेक्नोलॉजी का, विच इज दी इंसुलिन। एक मिनट रुको बच्चों। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं यहां पर क्या, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन, की मेडिसिन के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन हम देख रहे हैं कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन। सी इंसुलिन सबसे पहले तो यू शुड नो कि कहाँ यूज होता है। इंसुलिन यूज होता है हमारे डायबिटीज को हैंडल करने के लिए, क्योंकि डायबिटिक जो पर्सन है जिसको भी डायबिटीज होती है उसमें क्या हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है। क्या होता है? ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है, हमें उस शुगर लेवल को मेंटेन करना है, राइट। बट पहले इंसुलिन का सोर्स क्या हुआ करता था, यहाँ पे क्वेश्चन आता था किससे मिलता था, जो कैटल या पिग से, उनके जो पेनक्रियाज है उनसे हम इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करते थे। तो उन स्लॉटर जो कैटल या पिग्स हैं उनसे हम इंसुलिन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। पर बच्चों यहाँ पे हो क्या रहा है ना, क्योंकि ये क्या है, एक एनिमल सोर्स है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा एलर्जी क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो पर्सन क्या है, दे आर वेरी प्रोन टू एलर्जी। तो अब हमें क्या किया, हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इन सबको प्रोड्यूस किया। कहाँ पे प्रोड्यूस किया? लैब के अंदर प्रोड्यूस किया। कैसे प्रोड्यूस किया, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कंपनी आई प्रोड्यूस करने के लिए, whose name was एली लिली कंपनी, अमेरिकन कंपनी थी, 1983 में प्रोड्यूस किया। चलिए अब बात कर लेते हैं। देखो इसको याद कैसे रखोगे, जो नॉर्मली जो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है ना ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो क्या कैसे प्रोड्यूस होता है, इमेच्योर फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, यानी कि प्रो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, ये अभी एक्टिवेटेड नहीं है। प्रो इंसुलिन में 3 चेन होती है, वन इज कॉल्ड दी चेन ए। तो ये ए पेप्टाइड जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ये चेन ए है, ये चेन बी है, और ये चेन सी है। जो ग्रे कलर की है वो चेन सी है। चेन जो सी है ना, इस चेन सी के अंदर ओके, सो चेन सी जो है ना, इसकी वजह से ये इमेच्योर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है, यहां से कट लगाया, चेन सी अलग हो गई। नाउ दिस इज दी मेच्योर इंसुलिन, दिस इज दी मेच्योर। ये नॉर्मल प्रोसेस है हमारी बॉडी का, हमारी बॉडी का ये क्या है, एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो इंसुलिन है वो इस तरह से मेच्योर फॉर्म में आती है। ओके, बट अब इसमें अच्छा, इसका एक स्ट्रक्चर कैसे ध्यान रखोगे, इट इज उल्टा ई, इट इज उल्टा ई, है ना, इस तरह से याद रहेगा, याद रहेगा। ठीक है,
अब आगे बात करते हैं, हम क्या कर रहे हैं कि हमें क्या जरूरत है बनाने की, हम क्या करते हैं डायरेक्ट चेन ए और बी को सिंथेसाइज करते हैं और उन्हें आपस में जोड़ देते हैं। क्योंकि अगर आप इसकी स्ट्रक्चर पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, सल्फर बॉन्ड है। ठीक है बच्चों, क्या है, सल्फर बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो हमने क्या किया, इंसुलिन को प्रोड्यूस किया। कैसे प्रोड्यूस किया वो देख लेते हैं। हमने क्या किया, चेन ए का जो भी जीन है, ठीक है, ये चेन ए का मान लो ये mRNA है, इस mRNA से हमने क्या बनाया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू cDNA बनाया, उल्टा डीएनए सिंथेसाइज कर लिया। ऐसे ही हमने क्या किया, चेन बी जो है इसके mRNA से भी हमने क्या कर दिया, cDNA सिंथेसाइज कर दिया। ओके चलिए, ओके तो चलिए इसका ये मान लो ये इसका डीएनए हो गया एंड दिस इज cDNA। अब हमने क्या लिया, वेक्टर लिया, हमने वेक्टर लिया और उस वेक्टर के अंदर इसको मर्ज करा दिया। यहाँ पे भी हमने वेक्टर लिया और इसको मर्ज करा दिया। तो अब क्या हुआ, ये वेक्टर जो है इस cDNA को लेके जाएगा, यहाँ पे भी ये वेक्टर जो है इस cDNA को लेकर जाएगा। मैं इसको रेड दिखा देती हूँ। ओके, और दोनों को अपने अपने होस्ट के अंदर डाला और ग्रो कराया। ठीक है, होस्ट यहाँ पे इकोलाई हो सकता है, इस होस्ट के अंदर इसको डाला और ग्रो कराया। यहाँ पे भी सेम ऐसा प्रोसेस किया। होस्ट के अंदर कैसे डालते हैं, क्या क्या स्टेप्स चाहिए, क्या क्या जरूरी है, ये सब चीजें हम प्रिंसिपल में बात कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। जब ये लार्ज नंबर में यहाँ पर ग्रो होंगी, ठीक है, ये क्या होंगे, लार्ज नंबर पे यहाँ पे ग्रो होंगे। हेयर ऑल्सो दे विल ग्रो इन लार्ज नंबर, राइट। तो क्या होगा, जैसे जैसे ये रेप्लिकेट होगा हमारा प्रोडक्ट भी रेप्लिकेट होगा एंड एट लास्ट हम क्या करते हैं, यहाँ से चेन ए को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ चेन बी को, दिस इज चेन ए, चेन बी, और एट लास्ट हमने मर्ज किया और इनको डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्या कर दिया, जोड़ दिया, लाइक दिस। ओके, अब ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा क्या बन गया, इंसुलिन बन गया। क्लियर है बच्चों, डन। चलें आगे, लेट्स गो फर्दर। अब नेक्स्ट जो थेरेपी देते हैं विच इज द जीन थेरेपी। मेन रोल क्या है जीन थेरेपी का, ट्रीट दी जेनेटिक डिसऑर्डर, ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर। ध्यान से समझना, ये कई बार बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है बट क्वेश्चन भर भर के आते हैं। ओके, जीन थेरेपी जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको करेक्ट करने के लिए ये वाली थेरेपी दी जाती है। कैसे इसको काम में लिया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। सी यहाँ पे एक डिजीज के बारे में बात की विच इज दी स्किड। ओके, क्या फुल फॉर्म था, सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ठीक है, ओके, इसमें क्या था, दो तरीके से ये डिजीज होती है। एक होती है विच इज दी एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर, मतलब कि सेक्स क्रोमोसोम जो है उस पर ये डिसऑर्डर होता है, तो उससे होती है। प्रिंसिपल में हम ये सारी चीजें अच्छे से समझ चुके हैं। और दूसरी डिजीज होती है विच इज दी ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। सी नेचर क्या है ट्रेट का, रेसेसिव ही है, ध्यान रखना। एक्स-लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर में क्या होता है, जब भी एक्सप्रेस होती है तो क्या करते हैं, बी और टी लिम्फोसाइट्स है ना, वो प्रोड्यूस ही नहीं होती है। क्या हो रही है, नॉट प्रोड्यूस, बी एंड टी लिम्फोसाइट नॉट प्रोड्यूस। और ऐसा डिजीज हमने एक पर्सन को देखा था जिसका नाम बाद में रख दिया था बबल बॉय। इसके ऊपर एक मूवी भी है बच्चों, बबल बॉय। एक्चुअल में नाम क्या था, डेविड वेटर। ओके, ये जो पर्सन था, तो मतलब क्या, बी एंड टी लिम्फोसाइट ही अगर प्रोड्यूस नहीं हुई तो इस पर्सन में कोई इम्यूनिटी नहीं है, मतलब जन्म से ही वो बिना इम्यूनिटी के पैदा हुआ। अगर उसको पैदा होते ही सीधा एनवायरनमेंट में एक्सपोज कराएंगे तो क्या होगा, तो पर्सन विल डाई, राइट। उसको बहुत सारी डिजीजेस हो जाएगी और एट लास्ट वो सर्वाइव, क्योंकि इम्यूनिटी काम ही नहीं करी। एक छोटे से इन्फेक्शन में भी वो सही से उसके अगेंस्ट वर्क ही नहीं कर पाएगा। तो इसको हमने क्या रखा था, एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर के अंदर रखा, जिसके अंदर हमने स्टेराइल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया। तो ये डेविड वेटर 12 साल तक उसी बबल के अंदर ही रहा था, बट उसके बाद समहाउ ही एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट और उसको एक डिजीज हुई एंड उसके बाद ही डाइड। ओके, दिस इज व्हाट सेपरेट। बट हमारे जो चैप्टर में वो ऑटोसोमल रिसेसिव में है, जिसमें हम ले लेते हैं विच इज दी ADA डेफिशिएंसी। ADA डेफिशिएंसी, ओके, क्या है ये ADA डेफिशिएंसी, एडिनोसिन डीअमीनेज। पहले इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एडिनोसिन डी अमीनेज। ठीक है, ये ADA डेफिशिएंसी में क्या होता है,
जब ये ट्रेट एक्सप्रेस हो जाता है तो ये एडिनोसिन डीएमिनेज जो एडी एंजाइम है वो नहीं बनता है, ठीक है, नॉट फॉर्म। और ये एंजाइम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टी लिम्फोसाइट फॉर्मेशन। टी लिम्फोसाइट को बनाने के लिए हमें इस एंजाइम की जरूरत होती है। अब ये ही नहीं बनेगा, यानी टी लिम्फोसाइट नहीं बनेंगे और टी नहीं बनेंगी तो एट लास्ट क्या होगा? पर्सन में इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं हो पाएगी। सो दिस वाज द प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसके सोल्यूशंस क्या क्या है? अब इसके सोल्यूशंस क्या क्या है, क्या क्या यहाँ पे मेथड दिए गए। पहला मेथड में जो बात करती हूँ विच इज द कन्वेंशनल मेथड। बच्चों क्या है कन्वेंशनल मेथड? मतलब कि एक सिंपल सा पहले के टाइम से चला हुआ जो मेथड है उसकी बात करते हैं। पहला इसमें हम क्या कर सकते हैं, एडी जो एंजाइम है ना इसके इंजेक्शन दे दें, ठीक है। हम क्या करेंगे, एडी एंजाइम के क्या दे देंगे, इंजेक्शन दे देंगे उस पर्सन को। बट यस, कब तक देते रहोगे एडी एंजाइम के इंजेक्शन? बार 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 आपको इंजेक्शन देने पड़ेंगे। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। यस यस, हमने क्या किया, एक इसमें क्या किया, हमने हेल्दी लिम्फोसाइट ली। हमने क्या लिया, हेल्दी लिम्फोसाइट्स ली। ऐसी लिम्फोसाइट्स, हेल्दी लिम्फोसाइट्स का मतलब क्या है, जिसके अंदर एडीए जीन है, यानी कि वो एडीए एंजाइम प्रोड्यूस करता है। इट्स लाइक अ वाइस वर्सा, एडीए बनेगा तो लिम्फोसाइट बनेगी, लिम्फोसाइट के ना एडीए होगा तो आगे फर्दर लिम्फोसाइट बनेगी। दिस इज हाउ ऑल वर्क विद आई मीन लाइक एक सिंक में काम करते हैं। तो बोन मैरो में हेल्दी लिम्फोसाइट हमने दे दी। पहले तो सबसे बड़ा टारगेट होगा बोन मैरो में मैच करना पड़ेगा, हम किसी का भी बोन मैरो नहीं डाल सकते। फिर दूसरा हमने डाल तो दिया है यहाँ पर, बट इसके बाद इसका सर्टेन लाइफ स्पैन होता है। लिम्फोसाइट्स फ्यू वीक्स के बाद लिम्फोसाइट डाई हो जाएगी। तो दिस इज नॉट परमानेंट सोल्यूशन, ठीक है, ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ओके, तो अब हम आ गए किसके ऊपर, हम आ गए दूसरा मेथड विच इज दी जीन थेरेपी, या फिर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या आप बोल सकते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम इसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। सबसे पहले जिस पर काम किया गया था, दिस वाज द 4-year-old गर्ल, ठीक है, एक गर्ल थी 4-year-old गर्ल इन 1990 पे, उसको सबसे पहले जीन थेरेपी दिया गया। अब क्या करते हैं जीन थेरेपी में, चलो बात करते हैं। इस जीन थेरेपी में क्या किया हमने, जो पेशेंट है, हमने क्या किया, जो पेशेंट है ना उस पेशेंट की लिम्फोसाइट ली। हमने क्या ली, उस पेशेंट की लिम्फोसाइट ली। सी, उस पेशेंट की लिम्फोसाइट में नो एडीए, नो एडीए, एडीए नहीं है। हमने इस लिम्फोसाइट में क्या करा, एडीए जो जीन है, एडीए जो जीन है, ध्यान से समझना, मैं अलग से बता रही हूं यहाँ पे। ओके, क्या होता है ना, एडीए जो जीन है, जो एडीए बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस जीन का मैंने सीडीएनए बनाया। मतलब उसके प्रोडक्ट से उल्टा जाके, यानी कि एडीए जीन का जो एमआरएनए है, जो एमआरएनए है उससे मैंने सीडीएनए बनाया और इस सीडीएनए को एक वेक्टर के साथ अटैच कर दिया। देखो बच्चों, अब ये हमें वेक्टर याद करो, पिछला चैप्टर रिकॉल करो, पिछला चैप्टर। वेक्टर एनिमल है, क्योंकि ये एनिमल है, ह्यूमन बीइंग के अंदर डालना है ना, कौन से वेक्टर की हमें जरूरत पड़ेगी? आई वांट द आंसर इन कमेंट सेक्शन। जल्दी से बताओ मुझे कौन से वेक्टर की आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। इट इज दी कौन सा, रेट्रोवेक्टर, ठीक है, यानी कि रेट्रोवायरस वाला जो वेक्टर है वो हम यहाँ पर लेंगे। ये क्वेश्चन आ जाता है। तो हमने क्या किया, इस वेक्टर के थ्रू हमने अपना ये डीएनए डाल दिया, ठीक है, और क्या कर दिया, होस्ट सेल के अंदर डालकर इसे क्या कराया, प्रोलिफरेट कराया, मतलब कि बहुत सारा कल्चर कराया, ग्रो कराया। जब बहुत सारी लिम्फोसाइट्स बन गई, ठीक है, लिम्फोसाइट को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कराया। जब बहुत सारी ऐसी हेल्दी लिम्फोसाइट, मतलब मैंने क्या किया, ध्यान से समझो, हमने क्या किया, लिम्फोसाइट को लिया और उस लिम्फोसाइट के अंदर हमने जीन डाल दिया, और जीन डाले हुए लिम्फोसाइट को अब मैंने इसको ग्रो कराया, तो ये सारी हेल्दी लिम्फोसाइट होगी। वापस से लिम्फोसाइट को वापस से कहां डाल दिया, पेशेंट के अंदर डाल दिया। ध्यान से समझ लेना, वापस से कहां डाल दिया, पेशेंट के अंदर डाल दिया। अब ये पेशेंट में हेल्दी वर्क हो गया, ठीक है, काम कर गया। बट अगेन प्रॉब्लम क्या है, अगेन लाइफ स्पैन। लिम्फोसाइट इज नॉट लाइक
आगे इमोर्टल नहीं है, तो यहाँ पे क्या हुआ, लाइफ स्पैन नहीं है, शॉर्ट है, इट इज नॉट इमोर्टल, तो अगेन दिस इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। क्या हुआ, नॉट परमानेंट। तो बच्चों इसका परमानेंट सोल्यूशन एक ही है, इफ अर्ली एम्ब्रियोनिक, अगर हम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ये पता कर ले। और एम्ब्रियोनिक स्टेज में, क्योंकि क्या होता है ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज में सब कुछ स्टेम सेल होती हैं, तो स्टेम सेल तो थ्रू आउट द लाइफ ऐसी ही बनेंगी। तो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर मुझे पता चल जाए, फिर मैं उसके अंदर ये एडीए का जीन डाल दूं, तो ये परमानेंट सोल्यूशन। बट अगेन द इशू इज कि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसे पता करना बहुत ही टफ है। ठीक है, ओके। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। देखो मैंने यहाँ पे एक पूरा आपको हाईलाइट किया हुआ है, इसको एक बार रीड कर लेते हैं फटाफट से। अ फंक्शनल एडीए सीडीएनए यानी रेट्रोवायरस की हेल्प से इंट्रोड्यूस इनटू दीज लिम्फोसाइट्स which are subsequently returned to the patient. However, as these cells are not immortal, the patient require periodic infusion of such genetically engineered lymphocytes. However, if the gene isolate from marrow cells producing ADA is introduced into the cell at early embryonic stage, it could be a permanent cure. ठीक है, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में उस पर्सन का, उस पेशेंट का हमने आइसोलेट किया लिम्फोसाइट और उसमें डाल का, ठीक है, बट परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता। समझ आया जीन थेरेपी? समझ आया तो एक मुझे यहाँ पे लाइक आप कर सकते हो सेशन को, ठीक है, या मुझे कमेंट पे जरूर बताइए कि यहाँ तक आपको समझ आ रहा है। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की। यस बच्चों, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको बताने वाली हूँ। अच्छा, आप जब भी आपको कुछ ना सिम्टम्स आते हैं, राइट, आपको फीवर आ रहा है या वीकनेस आ रही है या आपको कुछ और सिम्टम्स आ रहे हैं, आप क्या करते हैं, विजिट करते हैं डॉक्टर को। डॉक्टर क्या करता है, आपको क्या करता है, ब्लड और स्टूल टेस्ट या मतलब आप बोल सकते हो यूरिन टेस्ट कराए जाते हैं और उसके थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं हमें इन्फेक्शन है या नहीं। ठीक है, ये ब्लड या यूरिन टेस्ट तभी आपको रिजल्ट देंगे जब आपकी बॉडी के अंदर वो एंटीजन थोड़े से ऑप्टिमम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, यानी तब तक आपको इन्फेक्शन अच्छा खासा फैल चुका है, यू आर सिवियरली इन्फेक्टेड विद दैट डिजीज, तो मतलब तब जाके हमें ये पता चल रहा है, हम डायग्नोस कर पा रहे हैं। व्हाट इफ कि मैं बहुत ही अर्ली स्टेज पे इसको डायग्नोस कर लूं ताकि मुझे डिजीज और स्प्रेड नहीं हो पाए। तो वो डायग्नोसिस ये ब्लड या यूरिन के थ्रू नहीं हो सकती, उसके लिए वी नीड दिस मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, मतलब कि डीएनए के लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे हम इसको डायग्नोस कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। क्लियर है यहां तक? चलो, अब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में 3 तरीके हैं जिसके थ्रू हम इसको कर सकते हैं। पहला ले लेते हैं पीसीआर। यस, क्या है फुल फॉर्म? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। प्रिंसिपल वाले चैप्टर में हमने इसकी डिटेल पढ़ी थी, इनिशिएशन, इलोंगेशन, एक्सटेंशन, मतलब सब कुछ कैसे कर रहे हैं, राइट, कौन सा हमें पॉलीमरेज चाहिए, पीसीआर कैसे काम करता है, वो सब हम यहाँ पे बात नहीं करें। एक एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा, क्या लेते हैं, कोविड। ओके, कोविड का अगर आपको नॉलेज में है तो कोविड के टाइम पे टेस्ट क्या किया जाता था, आरटी-पीसीआर किया जाता था या सिंपल पीसीआर टेस्ट किया जाता था। इसका मतलब क्या है, देखो अगर आपको डाउट है, राइट, इफ यू आर थिंकिंग कि हाँ मतलब मुझे डिजीज है या बहुत लाइट से सिम्टम लग रहे हैं, इस टाइम पे अगर आप ब्लड और यूरिन टेस्ट कराएंगे ना बच्चों, आपको नहीं आएगा क्योंकि वो डिटेक्ट ही नहीं हो पाता है, ग्रो इतना एंटीजन का काउंट ही नहीं है। बट आरटीपीसीआर में क्या किया, मान लो मैंने सैंपल लिया, मैंने क्या लिया, एक ब्लड का सैंपल लिया, राइट, और सैंपल में एंटीजन है बट बहुत ही कम अमाउंट में है, पर जब हम उसमें पीसीआर कराएंगे, और पीसीआर हम किसका करा रहे हैं, किसको एम्पलीफाई करा रहे हैं, एंटीजन का एम्पलीफिकेशन करवा रहे हैं, राइट, क्या करा रहे हैं, एंटीजन का एम्पलीफिकेशन करा रहे हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर डालेंगे, सब कुछ वैसे ही करेंगे। तो अगर एंटीजन उसमें होगा तो वो एम्पलीफाई कर पाएगा, एंड नाउ कैन इजिली डिटेक्ट। अब हम उसका टेस्ट कर सकते हैं, जो भी पॉजिटिव टेस्ट दिखाता है उस तरह से टेस्ट कर सकते हैं, तो उसके थ्रू, या फिर हम इसको नाउ फर्दर वी कैन गो फॉर द कल्चरिंग, हम इसे कल्चर करा सकते हैं, एक पेटी डिश पे ग्रो कराएंगे, अगर ग्रो कर रहा है इट मीन्स कि एंटीजन है। समझ आ रही है ये चीज? मैंने एंटीजन को एम्पलीफाई कर दिया, बहुत कम अमाउंट में था तो अर्ली स्टेज में ही मुझे पता चल गया कि यस इन्फेक्शन है यहाँ पर।
आरटीपीसीआर अगर आपको मालूम है, व्हाट इज आरटीपीसीआर? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यानी कि जो डीएनए हमने आरएनए जो है हमारे पास किसका, वायरस का, उसका मैंने क्या बनाया, डीएनए बनाया, पहले सी डीएनए बनाया, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया, देन वी वेंट फॉर द आरटीपीसीआर। क्योंकि वायरस जनरली उनका जीनोम क्या रहता है, आरएनए रहता है, तो आरएनए को वी कांट एम्पलीफाई ओवर हियर। पीसीआर में हम आरएनए एम्पलीफाई नहीं कर सकते, तो मुझे इसका आरटीपीसीआर करना होता है। पीसीआर का समझ आया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। अब नेक्स्ट ले लेते हैं विच इज दी एलाइजा बच्चों। अब एलाइजा कैसे काम करता है? यस, क्या फुल फॉर्म है एलाइजा की, लिख लेते हैं फुल फॉर्म, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। फुल फॉर्म याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बेस्ड किस पे होता है ये भी याद रखना, इट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है इसका? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। तो इसमें ना एलाइजा भी 3 तरह के होते हैं, सिंपल एलाइजा, डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा, सैंडविच एलाइजा। हम वो डिटेल तो नहीं जा रहे, हालांकि मैंने मेरी प्री रिकॉर्डेड चैप्टर से जो वीडियोस हैं उसमें मैंने इसको काफी डिटेल में बताया। 2000 लाइक जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उन लोगों को वो काम आएगा। आप बस इतना ही समझो इसमें कि यहाँ पे क्या किया हमने, कि मान लो ये एक हमने कंटेनर जहां पे मैंने अपना एंटीबॉडीज में डाल दिया, ठीक है, जो तो हम यही मान के चल रहे हैं कि कोई पेशेंट है, उस पेशेंट का मैंने सैंपल लिया और सैंपल में अगर उस सैंपल में क्या होगा, एंटीजन होगा, क्या होगा, एंटीजन होगा, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडी मैंने इसमें सरफेस पे अटैच कर दी है। क्या कर दी है? ऐसे सरफेस पे अटैच कर दी है, राइट। अब मैंने क्या डाला, एंटीजन जब इसके ऊपर डाला, ये एंटीजन यहाँ पे आके बाइंड हो जाएंगे, लाइक दिस, दे विल बाइंड ओवर हियर। उसके बाद आई पुट अनदर एंटीबॉडी जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं इसको हम? सेकेंडरी एंटीबॉडी, जो किससे अटैच होती है, एक एंजाइम से बाउंड होती है। क्या है मैं इसको बता देती हूं, एंजाइम लिंक सेकेंडरी एंटीबॉडी। ठीक है, ये एंटीबॉडी को जब मैंने इसका सबस्ट्रेट दिया ना बच्चों, ये क्या करेगा, ये कलर देगा, ये जो भी इसका प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट देगा। ओके, अगर मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है इसका मतलब यहां पर एंटीजन था, बिकॉज अगर ये एंटीजन नहीं होता ना, अगर ये एंटीजन नहीं होता तो ये एंटीबॉडी सेकेंडरी वाली बाइंड ही नहीं हो पाती, राइट, क्योंकि एंटीजन चाहिए उसको, और एंटीजन से बाइंड ही नहीं हो पाएगी तो फर्दर ये वाला कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। समझे, यहां तक समझे, ये क्लियर हुआ? ओके, थर्ड ले लेते हैं हम, विच इज दी थर्ड वन, जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें हम क्या ले रहे हैं, प्रोब की बात कर रहे हैं। अब ये प्रोब क्या है? प्रोब को अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ ना, एक ऐसा पर्सन जो झंडा लेके चल रहा है अपने साथ, एक रेड फ्लैग लेके चल रहा है, और वो लेके जा रहा है जहां भी उसको अपना कॉम्प्लीमेंट्री, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, समझने की कोशिश करना, वो फ्लैग लेके चल रहा है, अपने दोस्त को ढूंढ रहा है, जहां भी उसको अपना कॉम्प्लीमेंट्री दोस्त मिला वो वहां जाके खड़ा हो जाएगा और अपनी लोकेशन बताएगा कि मैं यहां पर हूं। अगर उसको अपना दोस्त नहीं मिला तो वो नहीं रहेगा वहां पे, तो कुछ भी आपको रेड कलर नहीं दिखाई देगा, या फ्लैग आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। प्रोब इतना सा सिंपल सा समझो। अब करते क्या है यहां पर ये समझो। ओके, देखो प्रोब क्या है, आर्टिफिशियली हमने एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जनरेट करी। आर्टिफिशियली क्या हुआ, एक कॉम्प्लीमेंट्री, क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, ठीक है, डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, ठीक है। ओके, नाउ होता क्या है, अगर किसी पर्सन का, कोई पर्सन है, उस पर्सन में हमने क्या किया, डीएनए जो है, उस डीएनए को पहले हमने आरई से ट्रीट कराया, फिर उसका हमने क्या किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस किया। अगर किसी बच्चे को ये सब चीजें नहीं समझ आ रही तो प्लीज पहले प्रीवियस चैप्टर को देख के आओ, तब आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया, फिर उसमें सारे बैंड्स को अलग अलग हमने क्या किया, इस जेल पे आइसोलेट कर दिया। इस जेल पे हमें डीएनए के सारे बैंड्स मिल गए। फिर हमने इसको क्या कराया, ट्रांसफर कराया। ओके, ट्रांसफर कराया तो क्या बोलेंगे इसको हम, सदर्न ब्लॉटिंग बोलेंगे, राइट, सदर्न ब्लॉटिंग बोलेंगे। और अब मेरा ये क्या हो गया, एक जेल पर ये सारे डीएनए बैंड्स ट्रांसफर हो गए।
ठीक है। मान लो इसमें से मेरा ये वाला डिजायर है जिसके अगेंस्ट मैं क्या कर रही हूँ, एक प्रोब डाल रही हूँ। प्रोब जो है वो क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। और इस कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है ये अपने साथ क्या लेके चल रहा है, एक फ्लैग और लेके चल रहा है। मतलब फ्लैग का मतलब यहाँ पे क्या है, रेडियो लेबल्ड, रेडियो लेबल्ड। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई, रेडियो लेबल्ड। ओके, तो ये क्या करेगा, ये इसमें आएगा और प्रोब यहां पे आके बाइंड हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। जब हम इसको यूवी रेज के नीचे देखेंगे तो क्या होगा, ये यहां पर मुझे ऐसे इल्यूमिनेट करेगा, इल्यूमिनेट करेगा। इतना समझ में आया। बट अब इस चीज को समझो ध्यान से, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजिंग सा लैंग्वेज है। अगर ये जीन म्यूटेटेड हुआ, यानी कि अगर ये डीएनए जो था, जो हमने डीएनए लिया पेशेंट का, वो पेशेंट का डीएनए क्या हुआ, म्यूटेटेड हुआ। म्यूटेटेड का मतलब उस पेशेंट को क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है। अगर म्यूटेटेड हुआ तो ये जो जेल है, इसमें जो ये डीएनए का सीक्वेंस है ये भी चेंज हो गया। ये चेंज हुआ तो ये जो प्रोब है ना, ये प्रोब कैन नॉट बाइंड, कैन नॉट बाइंड। क्यों नहीं बाइंड हो सकता, क्योंकि उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहाँ पे है ही नहीं, सीक्वेंस नहीं है। तो यहां पर नो ऑटो रेडियोग्राफी, नो ऑटो रेडियोग्राफी मतलब क्या, कुछ भी इल्यूमिनेशन नहीं दिखाई देगा और उससे हम समझ जाएंगे यस द पेशेंट इज इन्फेक्टेड। उल्टा है, यहाँ पर उल्टा है ना, उल्टा है कि कोई इन्फेक्शन उसके जेनेटिक लेवल पे आ रहा है, उसके डीएनए में चेंजेस कर रहा है। अगर डीएनए में म्यूटेशन हुआ तो हमने जो उसका प्रोब डाला है, हमारे डीएनए का जो भी प्रोब डाला है वो प्रोब उससे बाइंड नहीं हुआ, नहीं हुआ तो हमें रेडियोग्राफी यूवी रेज के नीचे हम देखेंगे तो हमें नहीं दिखेगा। इट मीन्स कि वो पर्सन इन्फेक्टेड है, राइट। तो मान लो राम और श्याम दो पर्सन है, ये राम का डीएनए लिया हमने, ये श्याम का लिया, और हमने जब दोनों को देखा तो हमको क्या पता चला कि श्याम इज इन्फेक्टेड, क्योंकि उसमें कलर नहीं दिखाई दे, रेडियो और यूवी रेडिएशन में ऑटो रेडियोग्राफी यानी कुछ भी इल्यूमिनेशन नहीं दिखाई दे रहा है। समझ आया। अब मैं चाहती हूँ इसको आप एक बार बुक के थ्रू भी जरूर से गो थ्रू करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं जहां जहां हाईलाइट किया उसको देख लो बच्चों एक बार। एक तो पहले कि जो कन्वेंशनल मेथड है हमारा डायग्नोसिस का, वो किसका है, सीरम और यूरिन एनालिसिस के थ्रू हम कन्वेंशनल मेथड करते हैं। यस, ब्लड भी मैंने लिखा है वहां पे, बट अब सीरम ध्यान में रखिए। अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पे तीन तरीके जिसके थ्रू हम कर सकते हैं, एक तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, डीएनए प्रोब बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया ना, वो प्रोबिंग वाला यही है। दूसरा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंड तीसरा है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अब बात करते हैं, अगर हम कोई पैथोजन को डिटेक्ट करें, भाई पैथोजन कौन सा है बच्चों, पैथोजन ध्यान रखना, यहाँ पे बैक्टीरिया और वायरस के बारे में बात की। अगर आपको फंगस दे दिया तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, तो नॉर्मली बैक्टीरिया वायरस का हम इन्फेक्शन सस्पेक्ट किया जाता है। When the pathogen has produced a disease symptom, by this time the concentration of pathogen is already very high, right? तो हमें नहीं पता कर सकते हैं। तो now, however, very low concentration of bacteria or virus, right, can be detected by amplification of their nucleic acid by PCR. सिर्फ इसके थ्रू हम कर सकते हैं। Okay, so PCR can detect very low amount of DNA, हम बात कर चुके हैं। PCR is now routinely used to detect, अब ये क्वेश्चन है, पीसीआर किस में यूज हो रहा है, एचआईवी के लिए नॉर्मली यूज किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना है। पीसीआर कहाँ यूज कर रहे हैं, एचआईवी के लिए यूज कर रहे हैं। इट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशन। दूसरा यूज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पीसीआर वाला जो यूज है, यस बच्चों, पीसीआर वाला जो यूज है, पहला है एचआईवी के लिए डिटेक्ट करने में, दूसरा कोई जीन में म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन इन जीन उसको पता करने के लिए, और तीसरा कैंसर पेशेंट को पता करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं हमको समझ आता, कई बार हम नहीं ध्यान देते हैं, बट यस आपको ध्यान रखना होगा। ओके, सो क्या क्या हुआ, तीन चीजें हो गई यहाँ पे, ये तीनों का यूज पीसीआर में हो रहा है, राइट। और एक और ले सकते हो, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर, ये भी लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर में भी ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं डीएनए प्रोब। ये पूरा पैराग्राफ
डीएनए प्रोब के बारे में है, ठीक है, प्रोब के बारे में है। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए लिया जाता है, ये ध्यान रखना। यस, यहाँ पे हमने जो प्रोब की बात करी थी ना, ये प्रोब क्या है, मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए होता है, बट सिंगल स्टैंडर्ड है तभी तो वो बाइंड होगा ना, डबल स्टैंडर्ड लेके तो कैसे बाइंड करेगा, सिंपल सा लॉजिक है, राइट। ये इसको रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से टैग्ड करते हैं और हाइब्रिडाइज करते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन ऑफ सेल followed by detection under autoradiography. The clone having the mutated gene will hence not be appear on the photographic film because the probe will not have complementary with the mutated gene. आया समझ में? समझ में आया? फिर एलाइजा किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? एंटीजन एंटीबॉडी, राइट, यस। ये एंटीजन के प्रेजेंस को पता करते हैं। अब एंटीजन कौन से वाले बच्चों? प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, बट इसी मैं आपको बोलूं ना, ये छोटे से टॉपिक से ही 7 to 8 क्वेश्चन बन गए, एक छोटे से टॉपिक से, तो वेटेज तो है ना। चलिए बात करते हैं आगे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है इससे ही लेते हैं, बुक से ही, क्योंकि यहीं पे हमें मार्क करने की जरूरत है। यस, ट्रांसजेनिक एनिमल। ओके, ट्रांसजेनिक मतलब क्या? ऐसे एनिमल जिसमें बाहर का कोई जीन डाल दे, उनका खुद का तो अपना जेनेटिक है ही, बाहर का कोई इसमें जीन डाल दे, उसको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। दो जीन यहाँ पे मर्ज हो गए हैं। बहुत सारे एनिमल है जिन्हें हम यहाँ पे यूज करते हैं, उसमें से सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो किया जाता है माइस को, ठीक है बच्चों, सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो किया जाता है माइस को। तो माइस को देख लेते हैं। अब इनका यूज क्या है ट्रांसजेनिक एनिमल का, उसको बात करते हैं। पहला यूज है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, कि दे आर स्पेसिफिकली डिजाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड, हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट। मतलब कोई जीन है जिसपे मुझे स्टडी करना है, आई विल गो फॉर दिस वन, तो मैं देखूंगी इस एनिमल के अंदर वो जीन कैसे काम कर रहा है, उस जीन को इस एनिमल के अंदर डाल दिया एंड आई विल सी कि जीन कैसे वर्क करता है, कैसे एक्सप्रेस होता है, क्या क्या बना रहा है, राइट, इसका डेवलपमेंट प्रोसेस क्या आगे। जैसे स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। तो ये ध्यान रखना, नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट में हम किसको जनरली देख रहे हैं? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, राइट। तो क्या कह रहा है? बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन फ्रॉम अदर स्पीशीज दैट ऑल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर एंड स्टडिंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट दैट रिजल्ट इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड अबाउट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द फैक्टर। तो ये हमें थोड़ा इंफॉर्मेशन उसके बारे में पता चल जाता है, इस फैक्टर का रोल क्या है बायोलॉजिकली। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट ले लेते हैं। ओके, नाउ स्टडी ऑफ डिजीज। ओके, स्टडी ऑफ डिजीज। सो हम क्या करते हैं? एनिमल्स को यूज करते हैं डिजीज की स्टडी के लिए भी। तो क्या करते हैं यहाँ पर? हाउ जीन कॉन्ट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, की जीन जो है, एक जीन जो है वो डिजीज डेवलप करने के लिए कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करता है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। यस, सो देयर आर स्पेसिफिक क्या क्या डिजीज स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि कैंसर है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस एंड एल्जाइमर्स। भाई ध्यान रखनी है ये 4 डिजीजेस बच्चों, ये याद रखनी है डिजीजेस, इनको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। बहुत सारे जीन ऐसे हैं जिनको हम एनिमल के अंदर डाल के उनसे हम वो प्रोडक्ट लेते हैं, राइट। तो उसलिए भी हमें ट्रांसजेनिक एनिमल यूज करते हैं। तो मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीज कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बट सच प्रोडक्ट्स आर ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक। Transgenic animal that produce useful biological product can be created by introduction of portion of DNA or gene which code for a particular product such as human। कौन कौन से प्रोडक्ट हम कर सकते हैं? पहला ह्यूमन प्रोटीन हम बना सकते हैं, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जो यूज किया जाता है किसको? एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए। एम्फाइसीमा क्या होता है? एल्वेलर जो वॉल होती है ना, वो रप्चर होने लग जाती है, लंग्स में जो एल्वेलर वॉल है वो रप्चर होती है, तो उसे ट्रीट करने के लिए पहला क्वेश्चन बच्चों। ओके, सिमिलर अटेम्प्ट आर बीइंग मेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया, राइट, सिस्टिक फाइब्रोसिस। और उसके बाद सबसे पहला ट्रांसजेनिक का कौन था? रोजी, ये तो पता ही होगा, है ना। ओके, जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ह्यूमन के लिए प्रोटीन एनरिच मिल्क प्रोड्यूस करता है। एक तो
2.4 ग्राम 1 लीटर में इतना प्रोटीन मिल रहा है। और दूसरा, इसके अंदर ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन होता है इस मिल्क के अंदर, जो ह्यूमन बेबीज जो होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है। मतलब कि उनके नेचुरल काऊ मिल्क जो है उससे ज्यादा न्यूट्रिशियस ये वाला मिल्क है। क्या है? एक तो प्रोटीन एनरिच है, दूसरा अल्फा लैक्ट एल्बुमिन उसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है। सबसे पहले ट्रांसजेनिक काऊ कौन सी प्रोड्यूस की गई थी? रोजी। नेक्स्ट करते हैं वैक्सीन की सेफ्टी। देखो अभी हम देखते हैं ना कि जैसे कोविड की वैक्सीन आई, तो वैक्सीन आके सीधा हम ह्यूमन पे अप्लाई नहीं करते, पहले हम उसको एनिमल्स पे ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं कि इनका इफेक्ट क्या हो रहा है, फिर हम उसको ह्यूमन तक लाते हैं, सीधा हम ह्यूमन पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो सेफ्टी ऑफ वैक्सीन के लिए हम क्या करते हैं? ट्रांसजेनिक माइस को, जनरली माइस ही यूज किए जाते हैं। सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन, जैसे कि यहाँ पे टेस्ट किया गया था पोलियो का, यस क्वेश्चन बन सकता है। पोलियो वैक्सीन के लिए कौन सा ट्रांसजेनिक एनिमल यूज किया गया, है ना? इफ सक्सेसफुल एंड फाउंड बी रिलायबल दे कुड रिप्लेस द यूज ऑफ मंकी, राइट? मंकी को भी यूज किया जाता है आगे फर्दर टेस्टिंग को और सेफ्टी, क्योंकि मंकी का जीनोमिक लेवल इज क्वाइट वेरी सिमिलर टू ह्यूमन बीइंग, है ना? काफी ज्यादा है, एवोल्यूशन का रोल इसमें जानते ही हो। नेक्स्ट है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग का मतलब क्या है कि टॉक्सिसिटी और सेफ्टी टेस्टिंग करनी है हमें। प्रोसीजर सेम है, जैसे कोई ड्रग है उसका मुझे टॉक्सिसिटी देखना है, राइट? तो ट्रांसजेनिक एनिमल जो है उनके अंदर ऐसे जीन डाले जाते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं उस टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए। मतलब उस टॉक्सिक सब्सटेंस का बहुत माइन्यूट सा कॉन्सेंट्रेशन भी अगर जाएगा तो वो बहुत जल्दी रिएक्ट करेंगे, राइट। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा भी टॉक्सिक सब्सटेंस से वो एक्सपोज हुए तो वो दिखा देंगे, तो उसके थ्रू हम केमिकल सेफ्टी भी टेस्ट कर सकते हैं किसी भी ड्रग का कि उसमें टॉक्सिसिटी है या नहीं। मतलब पॉइंट्स में भी वो टॉक्सिसिटी होगी तो वो भी हमें डिटेक्ट हो जाएगी इन ट्रांसजेनिक एनिमल के थ्रू। समझे बच्चों? ओके, यस, आ रहा है ना समझ में? और यहां तक अगर जुड़े हुए ना, इट मीन्स कि यस आप लोगों को समझ में आ रहा है। समझ आ रहा है तो नेक्स्ट टॉपिक भी ले लेते हैं, क्विकली ले लेते हैं। ये मेरी ऑलरेडी जो अपलोडेड लेक्चर्स हैं इसके शॉर्ट वीडियोस बनी हुई हैं, उसमें ये बच्चों को मतलब इतना अच्छे से समझ में आया ये एथिकल इशू कि मतलब दे आर लाइक कि मैम ये तो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। तो चलिए यहाँ पे भी इसको समझ लेते हैं वापस से। एथिकल इश्यूज क्या है? देखो अगर आप इसमें समझ पा रहे हो, इस पूरी चीज में एनिमल्स का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, उन पे टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो जब टेस्टिंग होती है ना तो बहुत सारी क्रुएल्टी भी होती है एनिमल्स के साथ। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम ये चेक करते हैं, यहाँ पे एक प्रॉपर ऑथराइजेशन, एक बॉडी डिजाइन की गई जो कोई भी प्रोजेक्ट को उसके थ्रू ही जाएगा, वो चेकिंग होगी और उसमें देखेगा कि एनिमल की ज्यादा क्रुएल्टी तो नहीं हो रही, ज्यादा सफरिंग तो नहीं हो रही, तभी वो उस प्रोजेक्ट को अलाउ करेंगे, अदरवाइज दे विल नॉट अलाउ दैट प्रोजेक्ट। तो वो बॉडी कौन सी है? इट इज GEAC, फुल फॉर्म बाय हार्ट लर्न कर लेना, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जिस डिसीजन देती है कि वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च, कि ये जो GM रिसर्च है, जेनेटिक मॉडिफाइड जो रिसर्च है, और इसकी सेफ्टी जो है, इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस, ये सब एथिकल है या नहीं है। तो वो उस चीज को देखते हैं, जब अगर उन्हें एथिकल लगता है तभी वो उसको आगे पास करते हैं। ओके बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट, और बहुत सारे एथिकल इश्यूज की हम बात करेंगे। देखो जब भी कोई नया प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, तो कोई एक न्यू प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट को हम क्या कर सकते हैं? पेटेंट करा सकते हैं। पेटेंट का मतलब कि अब ये मेरा ही अधिकार हो गया, वो ऑनर जो है उसकी ऑनरशिप हो गई, कोई दूसरा ऐसे मेरी विदाउट परमिशन के यूज नहीं कर सकता सेल करने में। इट्स परचेज वाली बात नहीं है, अपने नाम से नहीं बेच सकता, अपना राइट नहीं डाल सकता, क्योंकि इस पे मेरा राइट है, मैंने इसको पेटेंट कराया। और पेटेंट ऐसे ही नहीं कर सकते, पेटेंट के लिए वो प्रोडक्ट बहुत ही न्यू होना चाहिए, मतलब न्यू यूज होना चाहिए, बहुत यूनिक यूज होना चाहिए, बहुत ज्यादा सोशल मतलब वेलफेयर में वो होना चाहिए, बहुत नया सा कुछ प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट। सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा रोल प्ले करना चाहिए, तभी हम उसको पेटेंट कराते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, देयर इज अ ग्रोइंग पब्लिक एंकर दैट सर्टेन कंपनी जो है without being granted patent for product and technology that make use certain company are being granted patent for product and technology that make use of genetic material, plant and other biological resources that have long been identified, developed and used by the farmer, indigenous people of a specific region or country.
क्या बोलना चाह रहा है इस पैराग्राफ में कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पब्लिक का एंगर बढ़ता जा रहा है कि कुछ कंपनी आती है और आके बोलती है भैया ये तो हमने बनाया है। क्या बोलती है? भाई ये तो हमारा है, ये तो हमने बनाया है, क्योंकि इससे पहले लोगों को इसके बारे में बताया नहीं किसी ने, तो वो कह रहे हैं कि हमने बनाया है, नाउ इट इज आवर राइट, ये हमारा राइट है, इसे हम ही बेच सकते हैं। तो दूसरे जो लोग हैं जैसे फार्मर है और जो बहुत ही मतलब है ना इंडिजिनस पीपल है या पर्टिकुलर रीजन के लोग हैं जो उस चीज को ही सालों से यूज करते आ रहे हैं, उनको उसकी सारी प्रॉपर्टीज पता है, सारी चीजें पता है, बस इतना सा फर्क है उन्होंने इस चीज को डिस्प्ले में नहीं लगाया, पूरे वर्ल्ड वाइड ने उसको बताया नहीं कि ये हमने डिस्कवर किया। दे आर यूजिंग, वो ऑलरेडी चीज उनको अच्छे से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, बट ये कंपनी आके क्या कह रही है, मेरा राइट है इस पे, अब ये तुम चीज मुझसे परचेज करोगे, ठीक है, इस पे मेरा राइट है। सो दिस इज व्हाट एंगर इज इंक्रीजिंग। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड बायोपायरेसी। यस, पायरेटेड सीडी काफी लोगों ने देखी होगी, बहुत सी मूवीज की सीडीज हमने देखी होगी। तो पायरेटेड मतलब कि भाई चुपके से मैंने उसकी चीज को चुरा लिया बिना उसकी ऑथराइजेशन के, बिना उसकी परमिशन के, बिकॉज ये बायोलॉजिकल वो बात कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं बायोपायरेसी की, बिना उसकी परमिशन के हमने उसकी चीज को अपने नाम से सेल आउट करने लगा, दैट इज कॉल्ड बायोपायरेसी। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे, तो ठीक है समझ गए ना, पहले तो बायोपेटेंसी क्या होता है, पहला बायोपेटेंसी क्या होता है कि ऐसे प्रोडक्ट जो बहुत नॉवल यूज है, बहुत ज्यादा सोसाइटी के लिए यूजफुल है, उन्हें यूज कर रहे हैं। और दूसरा बायोपायरेसी। अब बायोपायरेसी में यहाँ 3 आपको एग्जांपल दिए हैं, उनको समझ लेते हैं। पहला है राइस, ठीक है, इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है, राइट, एग्रीकल्चर हिस्ट्री का सबसे बड़ा मतलब है, बहुत ज्यादा है, करीब 2 लाख वैरायटी है राइस की इंडिया में ही, राइट। इंडिया जो है बहुत डाइवर्सिटी शो करता है राइस के लिए, जिसमें से बासमती राइस जो है उसकी करीब 27 वैरायटी है जो डॉक्यूमेंटेड है, इसके अलावा भी हो सकती है, वी डोंट नो, राइट। तो मतलब इंडिया जो है इस चीज को बहुत टाइम से यूज करता रहा है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे लोगों ने इस बासमती राइस को पेटेंट नहीं कराया। अब कौन आया जी? आए भाई ये 1997 में कौन आया? एक अमेरिकन कंपनी आई और कहती है हमारा राइट है इस बासमती पे। ओके, कैसे पेटेंट कराया? थ्रू यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस के थ्रू, राइट। अब वो क्या कर रहा है, इस न्यू वेराइटीज को अपने नाम से सेल कर रहा है, अब्रॉड में सेल कर रहा है, राइट। तो एक्शन में तो ये जो थी वो इंडियन फार्मर ने एक्सप्लोर किया था, इंडियन फार्मर इसको उगा रहे हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक जान रहे हैं। सो इंडियन बासमती राइस वाज क्रॉस विद सेमी ड्रॉप वैरायटी एंड क्लेम एज अ इन्वेंशन और अ नोवेल्टी, ये ऐसा कुछ क्लेम कर रहे हैं, ठीक है ना। The patent extend to functional equivalent implied that other people selling basmati rice could be restricted by the patent. Several attempts also being made to patent use, product and processes based on Indian traditional herbal medicine. अब several product कौन से? दूसरा है टर्मरिक और तीसरा है नीम। इसमें भी यही कि टर्मरिक भी हम लोग काफी सालों से यूज करते आ रहे हैं, हमें इसकी प्रॉपर्टी सब कुछ पता है। नीम हमें पता है एंटी फंगल प्रॉपर्टी रखता है, टर्मरिक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी और भी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। इन तीनों पे ही यूएस ने क्या किया, अपना पेटेंट राइट लिया और फिर दूसरे लोगों को बोला कि यू कैन नॉट सेल विदाउट आवर अथॉरिटी, राइट। सो द थिंग इज व्हाट कि हम बहुत ज्यादा विजिलेंट नहीं थे उस चीज में, हमें इस चीज की नॉलेज नहीं थी कि हमें पेटेंट कराना होता है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड बायोपायरेसी। तो यहाँ पे बायोपायरेसी की प्रॉपर डेफिनेशन दिया हुआ है। इट इज यूज्ड टू रेफर द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्री एंड पीपल कंसर्न विदाउट द कंपनसेटरी पेमेंट। मतलब उन्हें कोई पेमेंट भी नहीं दे रहे कि भाई चलो मैं तुमसे ये खरीद लेता हूँ, मुझे ये अधिकार दे दो, मुझे ये राइट दे दो, यू जस्ट टेक द मनी इंस्टेड ऑफ दैट। तो इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो बाद में क्या किया, इंडियन पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया, इंडियन पेटेंट बिल, और उसके थ्रू हमारी जो ट्रेडिशनल चीजें हैं उनको हमने पेटेंट किया, सो दैट कि कोई भी इसको बायोपायरेसी ना कर पाए। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया एथिकल इश्यूज में, हमने एथिकल इश्यूज देखे, बायोपेटेंसी देखा, बायोपायरेसी के बारे में बात की। तो आई होप कि पूरा चैप्टर अच्छे से बच्चों क्लियर हुआ होगा, राइट। फिर भी इसमें कुछ डाउट आता है तो मुझे बताना। आज मैंने थोड़े से डिफरेंट वे में आपको क्लास लेने की कोशिश करी है। मेरा ये तरीका भी आपको कितना पसंद आया ये भी मुझे जरूर से बताना कि इस तरीके से आपको क्या बहुत चीजें समझ में आती है। यस, इसमें अभी और एक्सप्लोर कर रही हूँ और इसको और बेटर वे में हम लेंगे क्लासेस को, तो प्लीज डू लेट मी नो कि ये वाला तरीका आपको कैसा लगा। चलो बाय बाय, टेक केयर बच्चों।